हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हम लोग आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी से। कंपनी का नाम है नाइसस फाइनेंस सर्विस को लिमिटेड, इन शॉर्ट निफ्को। हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित गोयनका साहब। अमित सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you, Dhaval bhai. Pleasure to be with you. सो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। तो प्लीज एक्सप्लेन करें आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक बात है। तो धवल भाई, नाइसिस फाइनेंस 2014 से रियल एस्टेट फंड्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे फोकस किया है। 10 साल में हमने तकरीबन 3 फंड्स चलाए हैं, 500 से 1700 करोड़ के बीच के। हम कैटेगरी 2 एआईएफ का लाइसेंस लेके चलते हैं। तो 2013 में हमने पहला लाइसेंस लिया था, 2019 में हमने दूसरा लाइसेंस लिया, 2023 22 में हमने तीसरा लाइसेंस लिया। ये सबसे भी कैटेगरी 2 एआईएफ लाइसेंसेस हैं। तो हम अगर आप शॉर्ट में बोले तो हम इंडिया के सबसे लीडिंग रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेजर हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम जो भी कंपनीज हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में, उसको हम स्टार्ट टू एंड में सपोर्ट करते हैं, सिर्फ अपने धनराशि अपने फंड्स के थ्रू ही नहीं, मगर अपने एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू भी। तो आप देखिएगा कि इंडिया में तकरीबन $1 ट्रिलियन की एसेट्स की योजना चल रही है। आज हम 6 शहरों से 30 शहर बन चुके हैं, विद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे नेटवर्क के चलते, जिसमें तकरीबन $1 ट्रिलियन की जरूरत है। तो ये जो अन्य प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाउसिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, इनको कई समय पे धनराशि की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। ये प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए नाइसिस फाइनेंस के पास ऐसे तकरीबन 400 से 500 इन्वेस्टी कंपनीज आती है जो हमारे फंड्स के लिए उत्सुक होती है। उसमें से हम 15 से 20 इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं। बाकी लोगों को हम कई तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनकी जॉइंट वेंचर, जॉइंट डेवलपमेंट करवा के, लार्जर प्लेयर्स के साथ उनको जोड़कर, उनके नॉन कोर एसेट्स को बेचकर, उनकी पूरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके, एडिशनल इक्विटी इन्फ्यूजन करके। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ऐसी कंपनियों को जो हमारे धनराशि या हमारे इन्वेस्टमेंट्स के शायद वो बेंचमार्क पे नहीं पहुंचते हैं, मगर अच्छी एसेट्स है, अच्छे लोकेशन पे है, मगर उनको कुछ और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये ट्विन एक मॉडल है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का, और दूसरा एडवाइजरी सर्विसेज का। तो हमारी कंपनी इंडिया की शायद पहली ऐसी कंपनी होगी जो लिस्ट होने जा रही है एज अ फंड मैनेजर। अभी तक हमने देखा बैंक्स लिस्ट हुई, म्यूचुअल फंड्स लिस्ट हुए, अभी जो थर्ड फ्रंटियर है प्राइवेट कैपिटल मैनेजर्स का, अब ये लिस्ट होने जा रहा है। तो इंडिया ट्रूली डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये कंपनी शुरू करने का सर ख्याल कहाँ से आया, आपका बैकग्राउंड क्या था। और नाइसस, आई गेस ये एक लैटिन वर्ड है, राइट, जिसका मतलब होता है That is- कि कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। तो इससे एकदम आपका क्या सही है। कनेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है आपका धवल भाई। पहली बात तो मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगा। मैंने अपने पहले 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष मर्जर्स एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी और पब्लिक इक्विटी में निकाले। मैं आदित्य बिरला से काम शुरू किया, फिर अर्नस्ट एंड यंग में काम किया, फिर मैं मिडल ईस्ट में काम किया एज अ फंड मैनेजर, जहाँ पे मैंने $7 बिलियन इन्वेस्ट किए 2007 तक। उसी दौरान 2005 में प्रेस नोट 2 आया था, 2005 में, जहाँ पे रियल एस्टेट में एफडीआई को अनुमति दी गई। तो विदेशी इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो मेरे को लगा ये अब बहुत ही बेहतरीन मौका है कि जो एक फंडामेंटल एसेट क्लास है इंडिया का, जहाँ पे रफली हर भारतीय का 70% का रुपया लगा रहता है अपने घर में, अपने दुकान में, अपने मकान में, वो फर्स्ट टाइम मुझे लगा ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आ रहा है, तो डेवलपर्स भी इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे, लिस्ट होंगे। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा धनराशि की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरा बहुत क्लियर लाइन ऑफ साइट था। 2008 में ये चलते हुए मैंने नाइट फ्रैंक ज्वाइन किया सीनियर लीडरशिप रोल में। नाइट फ्रैंक की वजह से मुझे इंडिया की पूरी रियल एस्टेट की काफ़ी डीप नॉलेज आई, जहाँ पे हमने सारे एसेट क्लासेस में काम किया। वहाँ पे हमने कई फंड्स भी चलाए रियल एस्टेट के, इन जॉइंट वेंचर विद पार्टनर्स, तो वो भी बहुत अच्छे चले। फॉर द फर्स्ट टाइम नाइट फ्रैंक ने
इंडिया में एक फंड लॉन्च किया था मेरे चलते, तो उसका बहुत बेहतरीन आउटकम रहा। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर मैंने जी ग्रुप के साथ एक कंपनी शुरू करी, एसएल फाइनेंस, जहाँ पे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ था, जहाँ पे हमने वापस ये काम शुरू किया। उस समय फर्स्ट टाइम सेबी का एआईएफ लाइसेंसिंग का फ्रेमवर्क आया था 2012 में। पहले लाइसेंसेस लिए हमने, और तब से हम एआईएफ चला रहे हैं। फिर 2014 में फाइनली मैंने नाइसिस फाइनेंस शुरू किया। तो ये बात काफी क्लियर थी मेरे लिए कि 2014 तक, उस समय तक तकरीबन हमारे देश में $20 बिलियन तक इन्वेस्ट हो चुके थे, और आगे चलकर $100 बिलियन का और पोटेंशियल मेरे को दिख रहा था ग्लोबली इंडिया की तरफ आने के लिए, बिकॉज ग्रोथ बहुत हाई है। और हमने देखा ही है, अब जानते हैं कि रीट्स का उसके बाद निर्माण हुआ है, और कई सारे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हुई हैं जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स बढ़ते चले गए हैं। तो इस चीज को और एक्सेलरेट करने के लिए हमने नाइसिस फाइनेंस से शुरू किया, बिकॉज काफी डीप एक्सपीरियंस था मेरा इन्वेस्टमेंट्स में, पब्लिक इक्विटीज, प्राइवेट इक्विटी में, और एज अ रियल एस्टेट में, क्रॉस टू कंपनीज, नाइट फ्रैंक एंड एसएल फाइनेंस। तो लगा जो चीज में अपने एक उच्च श्रेणी का हमने एक रिकॉग्निशन हासिल की है, लोग हमको जानते हैं, हमारे काम को सराहा है, हमारे फंड्स का इन दोनों कंपनियों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस चीज को हम अगर और देश के अन्य इन्वेस्टर्स के पास ले जा पाए, विदेशी इन्वेस्टर्स के पास ले जा पाए, तो उनको एक अश्योरेंस मॉडल मिलेगा कि इंडिया को अगर हमको डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है तो हमको ये कैपिटल की जरूरत है। और नाइसिस फाइनेंस जैसा एक एक वेल गवर्नड, एक वेल ऑयल्ड, एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, जो ना ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सकता है मगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सोल्यूशन निकाल सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है इंडिया में। तो डेफिनेटली ये एक थॉट था। तो और क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे एज अ स्टार्टअप, तो हम अपना काम कर सकते थे, तो इसके लिए कर्मण्य देव आरस्तु मा फलेषु कदाचन के थॉट से हमने ये लैटिन वर्ड नाइसिस रखा, और तब से पिछले 10 साल में हमने काफी अच्छा काम करके दिखाया है। बिल्कुल सर, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, और आई गेस का बहुत इम्पैक्टफुल काम है आपका। सर थोड़ा थैंक सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। तो प्लीज एक्सप्लेन करें आपकी सब्सिडरीज कौन यू। सी है, और क्या क्या आपकी सिस्टर कंसर्न्स है, और उनका कारोबार आपके कारोबार से कैसे अलग है। डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारी जो पेरेंट कंपनी है नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज को लिमिटेड, वो पेरेंट कंपनी जो है वो लिस्ट हो रही है, सारी सब्सिडीज उसमें कंसोलिडेट होती है। और मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स और हमारा फैमिली का पूरा वेल्थ अगर आप देखेंगे तो इस पेरेंट कंपनी में लगा है, जिससे हमने कई सारे फंड्स को प्रमोट किया है। मेरी फैमिली की और कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो जो पेरेंट कंपनी है नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज को, उसका दो रोल है। एक तो वो अलग अलग फंड्स को स्पॉन्सर करती है एज अ पेरेंट कंपनी। दूसरा, जितना भी सारा एडवाइजरी इनकम है, जो ऑलमोस्ट 2/3 हमारा इनकम है वो एडवाइजरी इनकम है, नॉन फंड बेस्ड इनकम है, वो पेरेंट कंपनी में बुक होता है। और हर सब्सिडरी में फिर अपना अपना रेवेन्यू होता है फॉर ईच ऑफ द फंड्स। तो अगर हम ऑर्ग स्ट्रक्चर देखें तो नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज को लिमिटेड के नीचे पहली जो सब्सिडरी है वो है डालमिया नाइसिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जो हमने 2019 में शुरू की थी एज अ जॉइंट वेंचर विद द डालमिया ग्रुप, जो 500 करोड़ का एआईएफ था, जो अलग अलग स्टैंडर्ड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो एक वो एंटिटी है। उसके अतिरिक्त हमने 2022 में जो नया लाइसेंस लिया, जिसका नाम है नाइसिस बीसीडी एडवाइजर्स एलएलपी, तो जो स्पेशल सिचुएशंस अपॉर्चुनिटी है, जो 1700 करोड़ का फंड है, वो हमने इस एंटिटी के अंदर शुरू किया एक नया लाइसेंस लेके। तो एक मैनेजर व्हीकल थी डालमिया नाइसिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। सेकंड मैनेजर एंटिटी है विच इज अगेन अ सब्सिडरी, जिसका नाम है नाइसिस बीसीडी एडवाइजर्स, जो 1700 करोड़ का एआई फंड है, वो उसको चलाती है। उसके अतिरिक्त एक और इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जिसका नाम है नाइसिस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एलएलपी। ये भी पूरी सब्सिडरी है, जो गिफ्ट सिटी एंटिटी है उसके मैनेजर को प्रमोट करती है। तो इसकी सब्सिडरी जो है नाइसिस फाइनेंस इंटरनेशनल एडवाइजर्स, वो गिफ्ट सिटी में मौजूद है एज अ सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी, जहाँ पे गिफ्ट सिटी का लाइसेंस है, जहाँ पे $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय इंडियन इन्वेस्टर्स, जो अंडर ओपीआई रूट डॉलर्स में टू 50% नेटवर्थ एज ओपीआई अपना निवेश कर सकते हैं गिफ्ट सिटी में। और वहां से वो रुपया जाता है दुबई में टू अ डीआईएफसी एंटिटी। तो डीआईएफसी में भी करस्पॉन्डिंग मैनेजर है एक्सिस फाइनेंस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, जो दुबई बेस्ड है। तो इफेक्टिवली ये डुअल स्ट्रक्चर है, गिफ्ट सिटी एंड दुबई। तो गिफ्ट सिटी का जो सब्सिडरी वो दुबई में बैठता है, रुपया गिफ्ट सिटी में आता है, वहां से दुबई डीएफसी में जाता है। तो इस तरीके के सब्सिडरीज, और लास्ट सब्सिडरी जो है वो हमारी एनबीएफसी है, नाइसिस फिनकॉर्प।
ओके। तो तीन फंड्स, तीन सब्सिडरीज और एक एनबीएफसी। गॉट इट सर। सर क्योंकि आपका लास्ट नेम गोयन का है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, और आई गेस बाकी इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी आएगा कि आपका जो आरपी संजीव गोयन का ग्रुप है उसके साथ कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशन है? देखिए सर, जी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और उनकी फैमिली भी गोइंका फैमिली है। आरपीजी ग्रुप भी गोइंका फैमिली है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप भी गोइंका फैमिली है, और ये फैमिली बहुत बड़ी है। हमेशा बिजनेस में रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी बिजनेस में थे, मेरे फादर बिजनेस में थे। मैं एक प्रोफेशनल की तरह मैंने मेरी करियर शुरू की। मगर ये फैमिलीज का हमारा आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई डायरेक्ट प्रोफेशनल एंगेजमेंट भी नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप्स भी नहीं है। हाँ, मगर एज अ कम्युनिटी हम साथ में हैं, बिल्कुल। मिलते हैं। राजस्थान में अच्छा काम करते हैं, हम अपने गाँव में जाके कई काफी ज्यादा चैरिटेबल काम करते हैं, बट उसके अलावा हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप या कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं है। तो सर आपके मैं फाइनेंशियल चेक कर रहा था, तो आपकी एडवाइजरी सर्विसेज ने 2024 में काफी ग्रोथ की है। तो ये कोई स्पेशल सिचुएशन थी, और गोइंग फॉरवर्ड आप कौन से सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर आप देखें कि ये मेरा ट्विन मॉडल है कि जितना मेरा एयूएम बढ़ेगा, आज मेरा एयूएम 400 से 1000 करोड़ के ऊपर गया है। तो हम्म। अगर मेरा एयूएम 3 से 4 गुना बढ़ता है तो मेरी एडवाइजरी फी भी 3 से 4 गुना बढ़ेगी। बिकॉज रेशियो में अगर आप देखेंगे तो रफली वन थर्ड जो इनकम है वो एसेट मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट से आती है, और टू थर्ड जो इनकम है वो एडवाइजरी में आती है। और यही हमारा यूनिक मॉडल है, बिकॉज अगर मैं सिर्फ फंड मैनेजर हूँ तो फिर मैं एटीएम हूँ, मैं सिर्फ पैसे बांट रहा हूँ, हम्म। और फिर मेरा वही हम्म। 2% फी और 20% कैरी का मॉडल पे रहता है। हम्म। पर अगर हम्म। वही रुपए के साथ अगर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा हम्म। फी काफी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम्म। हमारे हर फंड के साथ एक सोल्यूशन मिलता है। तो जो भी हम्म। हमारे पास इन्वेस्टी कंपनीज आती हैं, कैपिटल सीकर्स आते हैं, उसमें काफी बड़ी तादाद में एक्चुअली पहले हमसे इन्वेस्टी रेडी होना चाहते हैं कि क्या हम आपका रुपए के लायक हैं। तो उनकी हम्म। उनके साथ 3 से 6 महीने का काम लगता है, उनको स्ट्रक्चर करते हैं, उनके एसपीवीज बनाते हैं, स्पिन ऑफ करते हैं, इक्विटी वापस बैलेंस शीट में लाते हैं, उनको ऐसे हेल्थ में क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स ले सकें। तो वो हमेशा बना रहेगा, बिकॉज जितना ईयूएम बढ़ेगा उतना ज्यादा एडवाइजरी इनकम का पोटेंशियल बढ़ता है। हम्म। तो वो तो क्लियर है, बिकॉज आज कैपिटल सीकर्स बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमको जो उसे अगर कंप्लीट करना है हमको, तो हमको सालाना हमको रफली 25 बिलियन डॉलर की जरूरत है। अवेलेबल कैपिटल जो है वो रफली 10 बिलियन डॉलर ही है। तो बहुत बड़ा गैप है। तो इसीलिए 400-500 कंपनियां हमारे पास आती हैं कि आप हमको हेल्प करिए। तो ये एडवाइजरी, और वो जब जितना बड़ा कॉर्पस होगा उतने ज्यादा लोग आएंगे, उतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो चाहे वो यूएई में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो ये ट्विन मॉडल है। तो एयूएम बढ़ता रहेगा, फी बढ़ती रहेगी, तो ये रेशियो मोटा मोटी बना रहेगा, और वन थर्ड टू थर्ड। थैंक्स सर। और सर आगे मैं कस्टमर्स देख रहा था, लाइक मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लाइक टॉप 10 कस्टमर्स। तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही मॉडल रहेगा, या आपका एएम इंक्रीज होगा तो वो थोड़ा बेनिफिट इंक्रीज डेफिनेटली। होगी? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज क्या है कि अभी तक हमने इंटरनल अप्रूवल से काम किया है। तो मेरा कैपेक्स हम्म। किधर लगता है? मेरा कैपेक्स हम्म। एक्चुअली दो चीजों में लगता है। एक तो जब मुझे लाइसेंसेस लेने हैं, आज मैंने गिफ्ट हम्म। सिटी में लाइसेंस लिया तो मुझे $500,000 का नेटवर्क रिक्वायरमेंट के अंदर वहाँ डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो एक हम्म। तो मेरा लाइसेंसिंग कॉस्ट काफी है, मुझे सेबी में हम्म। लाइसेंस लेना है, गिफ्ट सिटी में लेना है, दुबई में लेना है। एक बार लाइसेंस ले लिया तो फिर मैं उसके ऊपर कितना भी बड़ा ईयूएम बना सकता हूँ। दूसरा हम्म। मेरा सबसे बड़ा कॉस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि हम इंटरनल अप्रूवल्स और बूटस्ट्रैप थे, तो इसके लिए हम्म। हमने अपना इन्वेस्टर बेस उतना ही रखा जिसके लिए हम पे कर सकते थे हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर को। तो समझिए अगर 40 फैमिलीज आई तो 40 में से 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, जिन्होंने हम्म। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और बाकी 30 फैमिलीज का कंट्रीब्यूशन थोड़ा छोटा है कंपेयर टू द हम्म। टोटल साइज ऑफ द फंड। तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगता है। पर जैसे फंड्स बढ़ रहे हैं और इसके लिए हम पैसा रेस कर रहे हैं, बिकॉज ये पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, तो करीब 100 इन्वेस्टर्स अब और जुड़ रहे हैं हमारे अलग अलग फंड्स में। तो हम्म। डेफिनेटली ये बेस बहुत बड़ा डिवर्सिफाई होगा, क्योंकि अगर हमको 100 to 150% एनुअल ग्रोथ करना है जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम्म। हमको ये इन्वेस्टर बेस जो बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा। सर आपकी टीम में देख रहा था काफी लीन है, लाइक पिछले साल 18-20 एम्प्लॉय थे, अब 24 हो गए। तो इतना बड़ा फंड मैनेजमेंट, इतनी ब्रांचेस, गिफ्ट सिटी दुबई में, आप 24 एम्प्लॉय से कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली मेरा तो सिचुएशन अलग है, सानू। मेरे हिसाब से वी आर द लार्जेस्ट टीम इन इंडिया।
अगर आप ओके। देखेंगे तो जो मेरे पियर्स हैं, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड है, वहाँ पे 30-35 लोग हैं, वो 2-2.5 बिलियन डॉलर मैनेज करते हैं। हमारे हजार करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स थे, जो नेट इन्वेस्टमेंट्स मार्च में, उसके लिए आज मेरी टीम 34 की हो गई है। तो हमने हमेशा एक बहुत बड़ी टीम, तो आप कोई भी प्राइवेट इक्विटी फंड को देखें तो 4 से 5 लोग रहते हैं जो 1 से 2 बिलियन डॉलर मैनेज करते हैं। हमने हमेशा एक बहुत बड़ी टीम बना के रखी है, चाहे हमारे 400 करोड़ हो या 4,000 करोड़ हो। हमने हमेशा 25 से 30 जन की टीम बना के रखी है, ताकि अगर हमको 2 बिलियन डॉलर भी मैनेज करना पड़े तो हमको वो टीम को वापस स्केल अप करने का चैलेंज नहीं आए, ताकि सारे स्किल्स हमको इन हाउस विद एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यूटी हमको हासिल हो। तो आई थिंक फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी परस्पेक्टिव वी आर द लार्जेस्ट टीम इन द कंट्री। ओके। तो सर जैसे एक आपकी ये एक्सपेंसिव टीम है एएमसी के सांशु। अंदर, हाँ जी, या सॉरी। हाँ, तो एएमसी में अंडरस्टैंड, तो एडवाइजरी के अंदर भी आप, उसमें तो काफी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रहता है, बट यू आर एबल टू मैनेज विद दिस काइंड ऑफ पीपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज क्या है कि एडवाइजरी में आपको 5 से 6 जन ऐसे चाहिए जिनको समझ में आता है बिजनेस। ठीक है, तो जैसे अगर आप तो अगर आज हम कहें कि 500 कंपनीज हमारे पास आई, हमने 20 को इन्वेस्टमेंट किया, 480 रह गई। वो 480 में से उनको ऐसे 10-12 कंपनी सेलेक्ट करनी है या जिनको वो सोल्यूशन दे सकते हैं विदाउट विदाउट एनी चैलेंज। उतने ही मैंडेट्स लेने हैं। तो 10 से 12 मैंडेट रन करने के लिए एक्चुअली तो 3 ही जन चाहिए, पर हमारे पास ओके। 6-7 जन की टीम है जो सारे के सारे एंड टू एंड उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी टीम इंडिया में देखें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम देखें, तो 4-5 मेंबर की टीम फ्यू बिलियन डॉलर्स का मैंडेट संभालती है। ओके सर। एंड सर, जो आपकी सब्सिडीज के साथ कुछ लिटिगेशन है 142 करोड़ का उन्होंने किया है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे सर? नहीं, वो सेटल हो चुका है, वो हमने आरएचपी में ओके। भी आया है। वो क्लोज हो हम्म। चुका है, हमारे पैसे आ गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वो तो क्या, हमारे ये है ना फिड्यूशियरी कैपेसिटी। तो अगर कोई हम्म। किसी का डिले था तो ऑब्वियसली आवर जॉब इज टू इंश्योर कि हम प्रॉपर वो केसेस वगैरह फाइल करें रिकवरी के लिए। मगर वो पैसे आ हम्म। चुके हैं, केसेस सेटल हो गए, एंड वी ऑलरेडी फाइल्ड फॉर डिसमिसिंग ऑफ दिस केसेस। खैर, वो कोर्ट में तो टाइम लगेगा वो सब केसेस को ओके। डिसमिस करने में, बट हमारी तरफ से हम्म। हमने सब फाइलिंग्स कर दिए कि देयर इज नो पेंडिंग लिटिगेशन। ओके सर। गॉट इट, गॉट इट। सर थोड़ा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। आपने जैसे बताया कि एसेट मैनेजमेंट से 1/3 रेवेन्यू आता है और एडवाइजरी सर्विसेज से 2/3 आता है, तो क्या आप ये स्प्लिट से कंफर्टेबल है या आगे जाके आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक ये रेशो बना रहेगा धवल भाई। आई ओके। थिंक 40% तक रेवेन्यू जो है वो एएमसी से आएगा, और 50 to 60% तक रेवेन्यू जो है वो एडवाइजरी से आएगा। और उसका रीजन बहुत सिंपल है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। हमने एक कंपनी को रिस्ट्रक्चर करके उसमें इन्वेस्टमेंट्स करवाया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स 500 करोड़ का था जो हमने अंडरराइट किया, जिसमें एसबीआई का स्वामी फंड भी पार्टिसिपेट किया है, केआरसी भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया। तो एक तो सिंडिकेशन फी बन गई, क्योंकि हमारा तो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट तो 80 करोड़ का ही था आउट ऑफ 500 करोड़। तो अगर सिंडिकेशन फी मिली 500 करोड़ पे, तो उस पर अगर आप 2% भी लें तो 10 करोड़ तो मेरा सिर्फ सिंडिकेशन फी हो जाता है। एंड स्ट्रक्चरिंग 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इनटू वन फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, सिंडिकेट। एक फैसिलिटी के अंदर। वेरेज अगर मेरे 80 करोड़ पे अगर मैं देखूं तो उसका 2% मुझे सिर्फ 1.6 करोड़ रुपीज मिलता है। तो आप अगर रेशियो देखें तो मेरे 2% जो है, या अगर 2% के सामने जो मेरी फी बनी है फॉर स्ट्रक्चरिंग द ट्रांजैक्शन ब्रिंगिंग अ 500 करोड़ सोल्यूशन इज वेरी लार्ज। तो इसके लिए जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर तो 2% मिलता है, मगर जो रेवेन्यू फ्रॉम एडवाइजरी मिलता है वो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पे मिलता है, सिर्फ गॉट इट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं मिलता है। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 3-4 गुना हमेशा रहता है। तो अगर 500 करोड़ क्लियर। का पोटेंशियल है डील में, तो फी तो उस पे मिलेगी, मगर नो, पैसा तो हम 100 करोड़ ही लगाएंगे, या उसका 1/4 ही लगाएंगे। ओके, क्लियर है। और सर जैसे आपने बताया कि आपकी दुबई में भी सब्सिडरी है, राइट, तो या जॉइंट वेंचर है, तो आपके रेवेन्यू में डोमेस्टिक रेवेन्यू और फॉरेन रेवेन्यू में क्या स्प्लिट है? अभी इस समय जितना भी रेवेन्यू हुआ है, अगर आपने मार्च के रिजल्ट्स देखे या जून के रिजल्ट्स देखे, और जून के रिजल्ट्स आपको इंडिकेट करेंगे कि ऑलरेडी ग्रोइंग एट 80 to 100% दिस ईयर। तो जैसे आफ्टर लिस्टिंग H1 रिजल्ट्स भी आएंगे या फाइनेंशियल ईयर FY 25 के भी आएंगे, तो हमने एक 100% ग्रोथ बना के रखी हुई है, AUM में भी, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। बिकॉज अब जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सीधा पैट में जाएगा, क्योंकि अब हमारी ओवरहेड्स की और रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टीम पूरी यूटिलाइज हो रही है। तो 1 बिलियन डॉलर तक अपना ओवरहेड्स इंक्रीज नहीं होता। जो दुबई का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हमने Q3 में शुरू किया, Q2 में शुरू किया। तो Q2 Q3 में उसका रेवेन्यू आपको दिखना शुरू होगा। अभी हमने ओके। फर्स्ट फ्यू इन्वेस्टमेंट्स किए हैं।
आउट ऑफ $250 million आज हमने उसका 10-15-20% इन्वेस्ट किया है। अब बाय द एंड ऑफ 12 months वो पूरा का पूरा $250 million इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली इन द नेक्स्ट थ्री टू फोर क्वार्टर्स दुबई का आपको रेवेन्यू आना दिख जाएगा, विच विल ऑल्सो कंसोलिडेट इन द बुक। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड बिटवीन यूएई एंड इंडिया वी विल बी ऑलमोस्ट एट 40-60। 40% revenues will come from offshore, 60% revenues will come from onshore out of the ओके, $1 billion book. ओके, बिल्कुल। और सर आगे जाके ज्योग्राफिकली और मार्केट्स में भी एंट्री लेने का कोई प्लान है सर? डेफिनेटली डेफिनेटली, इनफैक्ट हम शायद बहुत कम फंड में से हैं जो आज ऑलरेडी 9 शहरों में हैं। ज्यादा करके फंड्स 4-5 मेजर मेट्रोज में काम करते हैं। हम मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, एनसीआर में तो हैं ही, मगर हम इंदौर में भी, हम सूरत में भी, हम अहमदाबाद में भी है, हम जयपुर जा रहे हैं, हम रायपुर जा रहे हैं, हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं। तो आज हमारा जो फुटप्रिंट है वो 30 सिटीज का टारगेट है। तो डेफिनेटली आज बिकॉज ग्रोथ वहीं पे है, अर्बन ग्रोथ वहीं पे है, सिर्फ मुंबई, पुणे, दिल्ली में नहीं है। सबसे ज्यादा अर्बन आप ग्रोथ देखेंगे तो इन शहरों में ज्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली इंडिया में अपना फुटप्रिंट काफी बढ़ रहा है। लाइकवाइज अगर हम यूएई की जीसीसी की बात करें तो नाउ वी आर प्रेजेंट नॉट जस्ट इन दुबई पर ओमान में भी, और बाकी हम जीसीसी कंट्रीज में भी अपना फुटप्रिंट बना रहे हैं ताकि हम जीसीसी ईस्टर्न यूरोप को हम कवर कर सकें। गॉट इट। अम, सर आपके बिजनेस को लेके क्या रिस्क्स है जो आपने आइडेंटिफाई किए? कोई फाइनेंशियल रिस्क या कोई रेगुलेटरी रिस्क, और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? रिस्क फैक्टर्स देखिए, आज इस कंपनी को चलते हुए 10 साल के ऊपर हो गए, जिसके बीच में रेरा भी आया, डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, और आईबीसी भी आया, और बहुत सारे डिसरप्शंस, और दुनिया भर के एनबीएफसी फेल हो गए, मगर फॉर्चुनेटली हमको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वी हैव नॉट फेस्ड एनी चैलेंज। तो हमारा काफी वैसे डिफेंसिव मॉडल है, जहाँ पे हम मार्केट या रेगुलेटरी रिस्क ऐसा सच लेते नहीं है। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, जैसे कोविड आया या जीएफसी हुआ, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कुछ टाइम पे रहता है, मगर वो सिर्फ डिले कर सकता है रेवेन्यू। तो आज अगर मैं फी नहीं कलेक्ट कर रहा हूँ या रिटर्न्स नहीं आ रहे कुछ टाइम तक, क्योंकि इन्वेस्टिंग कंपनीज का बिजनेस बंद है थोड़े टाइम के लिए, तो ये रेगुलेटरी इंटरवेंशन बीच बीच में आते रहते हैं। या जैसे मुंबई में 3 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, तो अगर जी। कंस्ट्रक्शन बंद हो गया तो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो कैश फ्लो नहीं आ रहा है। तो ऐसे इंटरमिटेंट शॉर्ट टर्म ब्लिप्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट की, आप कंस्ट्रक्शन स्लो कर दो, बंद कर दो, यू नो ये सब शॉर्ट टर्म कुछ चेंज आ सकता है। बट अदरवाइज, क्योंकि ये फुली अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं, ये काफी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मॉल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बन रही है, अफोर्डेबल घर बन रहे हैं, तो उसको जनरली सरकार रोकती नहीं उनके काम को। मगर हाँ, अगर एक जनरल बैन है कुछ पीरियड के लिए, या जनरल स्लो डाउन है ब्लैक स्वॉन इवेंट या फोर्स मेजोर के लिए, तो अलग बात है, बट अदरवाइज ऐसे कोई सस्टेनेबल रिस्क नहीं दिखता। ओके सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले ऐसी कोई चीज़ जो हम आपसे पूछना भूल गए, आप पोटेंशियल शेयर होल्डर के साथ शेयर करना चाहते हैं? डेफिनेटली धवल भाई, मेरे हिसाब से जो हम एक सिचुएशन में है वो एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि एक तो हमको जो एक विकसित भारत का, या जो अमृतकाल 2047 का जो विजन है, जिसके वजह से 23% बजटरी एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, उसका बहुत बड़ा टेलविंड मिल रहा है। तो जो स्पीड से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और उसकी वजह से जो स्पीड से कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रही है, स्पेशली कंसोलिडेशन होता है, तो बड़े डेवलपर्स और बड़े एसेट ओनर्स बड़े बनते जा रहे हैं, उनकी राइट। रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा टेलविंड है, जहाँ पे हमारे लिए जितना हम काम कर सकते हैं वो कम है। सेकंड, जो एआईएफ का ग्रोथ है, बिकॉज हम 10 साल से एआईएफ चला रहे हैं नाइसिस फाइनेंस, तो अब देखेंगे तो एआईएफ का ग्रोथ आज 40% एनुअलाइज से ज्यादा है। तो आज अगर म्यूचुअल फंड 66 लाख करोड़ पे, तो एआईएफ 15 लाख करोड़ पे। अगर म्यूचुअल फंड 10-12% एनुअली ग्रो कर रहा है, तो एआईएफ 43% एनुअली ग्रो कर रहा है। तो एआईएफ का जो टेलविंड है, जहाँ पे विदेशी मुद्रा एंड गिफ्ट सिटी और सभी दोनों मिला के कह रहा हूँ मैं, तो देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में, तो अगर एफआईआईज या जो एफपीआईज हैं, अगर वो मार्केट्स एग्जिट भी करते हैं, तो एआईएफ्स में बने रहते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है पैसे का। उन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल की वो पैसा कमिट किया है। तो ये जो अमाउंट कमिट होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो ये सस्टेनेबल है और ये चलते रहता है, ये एग्जिट नहीं होते। तो अगर किसी ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया, तो अगले 10 साल के लिए वो 1 बिलियन फिर वो टॉप अप करेगा, उसके जो रिटर्न आएंगे उसको री इन्वेस्ट करेगा। तो ये एआईएफ का टेलविंड हमको मिलता है, इंडिया का जो ग्रोथ का स्टोरी का टेलविंड मिलता है। और क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट्स में, उसका भी बहुत बड़ा टेलविंड मिल रहा है हमको, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स स्पेशली जीसीसी में एंटी फ्रेजाइल है, जहां पे भी झगड़े होंगे, इश्यूज होंगे, तो सारे लोग उस तरफ भागते हैं।
तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजर्स बहुत बड़ी है। तो ये बहुत एक परफेक्ट स्टॉर्म है हमारे फेवर में, जहाँ पे हम जितना हम अपना काम करते रहें उतना उतना कम है। बिल्कुल, तो इस सेगमेंट के लिए काफ़ी बड़ी टेलविंड है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। थैंक यू वेरी मच अमित सर, आपने समय दिया और अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से थैंक यू।